Hare Krishna. Nowadays, it is compulsory for all the MTech and PhD scholars to write at least one or two research papers to complete their degrees. स्टार्टिंग में रिसर्च पेपर लिखना एक बहुत ही टीडियस वर्क होता है. इट इज़ लाइक ए फोबिया. सो हियर आई एम डॉक्टर विक्रम प्रसाद, completed PhD from NIT Bhopal, will teach you today how to write a research paper. Basically, I have divided the research paper into 8 parts. It's like our body. First two, title and affiliations and abstracts and keywords, are like our head. Introduction, literature review, methodology and experimentation, result and discussions are like our body, and conclusion references are like our legs. And other than these main structures, there are other uh, points we mentioned in this paper, like acknowledgement, appendices, and abbreviations. These are the three points we generally mention depending upon the types of journals. So first is a title. So this is the first impression. First impression is the last impression. So the title should be very specific to the subject. It should comprise of 8 to 16 words, and it should be written in a single phrase. The grammar should be correct, and it should be proper capitalization depending upon the types of journals. Every journals has their specific requirements. So हमें journals को के टेम्पलेट्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और उसके बेसिस पे हमें टाइटल्स के जो कैपिटलाइजेशन है उसको देखना चाहिए. अवॉइड एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म हमें यूज नहीं करना चाहिए. The next part is your abstract. It is a summary of a body of information. It expresses the main claim and argument of a paper. एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो आपका पूरे जो रिसर्च पेपर है उसका एक आपका एसेंस होता है, समरी होता है. तो जब भी जो रिव्यूअर्स या एडिटर्स होते हैं वो आपका एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, दैट शुड बी रिटेन इन अराउंड 250 to 300 वर्ड्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द जर्नल्स. हर जर्नल्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं. कुछ जर्नल्स में 250 वर्ड होते हैं, किसी में 200 वर्ड ही होते हैं, किसी में 300 वर्ड होते हैं. तो हमें जनरली उसको ध्यान में रखते हुए 250 वर्ड्स या 300 वर्ड्स में लिखना चाहिए, और इट शुड स्पेसिफाई द कंप्लीट एसेंस ऑफ द रिसर्च पेपर. हमें जब एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहिए तो उसमें हमें कुछ पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चंस दैट एन एब्स्ट्रैक्ट शुड आंसर्स. व्हाई डिड यू डू दिस स्टडी और प्रोजेक्ट. तो हमें ये जब हम ये रिसर्च पेपर लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो हमें जब भी हम लिखें तो हमें ये क्वेश्चंस के आंसर्स हमें आने चाहिए, जिससे कि व्हाई डिड यू डू दिस स्टडी और प्रोजेक्ट, क्यों किया हमने, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है. इंट्रोडक्शन देना जरूरी है कि ये स्टडी हमने क्यों किया. व्हाट डिड यू डू एंड हाउ. फिर उसके बाद आपका थोड़ा मेथड, क्यों किया है, लिटरेचर पार्ट हो गया, एंड मेथोलॉजी हो गया, मेथड्स हो गया, हमने कैसे किया है. और उसके बाद रिजल्ट, व्हाट डिड यू फाइंड एंड व्हाट डू योर फाइंडिंग्स मीन, एंड डिस्कशंस एंड कंक्लूजन्स. So these are the 4 very important questions should be answered from the abstract only. Now then, the introduction part. The primary purpose of an introduction is to frame the paper for its readers. It should provide brief description of the topic, a statement as to why the topic is worth researching or why it could be found interesting, a statement of the research objectives, a statement of the methods and the scope of the study, an overview of the rest of the paper. तो बेसिकली जब भी हम इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं तो हमें अलग अलग रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद उसके इंट्रोडक्शन को अपने वर्ड में खुद से हमें 2 से 3 पेज में हमें खुद से उसको अपने वर्ड में लिखना चाहिए. लिखने के बाद उसको फिर हम 2 से 3 पैराग्राफ्स में हम अपने रिसर्च पेपर में उसमें को इंक्लूड कर सकते हैं. दिस इज द कॉमन टाइप ऑफ आउटलाइन, दैट इज द हेडिंग्स. डिफरेंट हेडिंग्स होते हैं. अलग हमारा मेन पैराग्राफ्स है तो उसमें मेन आइडिया के लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कैपिटल में लिखा है. फिर उसके बाद सब हेडिंग्स हैं तो उसको हमने फर्स्ट वर्ड कैपिटल, फिर उसके बाद सब हेडिंग्स,
तो वो सभी जो है आपको टेम्पलेट्स देखना पड़ेगा जर्नल्स में, और इस जर्नल्स में आप पेपर पब्लिश कर रहे हैं उसके टेम्पलेट देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब हेडिंग्स वगैरह लिखने पड़ते हैं। और एक मेरा सजेशंस है कि जो भी जर्नल्स में आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो उनके टेम्पलेट्स को देखें, और साथ साथ में जो अर्लियर जो है पेपर पब्लिश हो चुके हैं उस जर्नल्स में, उसको देखते हुए आप अपने जो है सब हेडिंग्स को लिखेंगे। Then the literature review, the main four questions that should be answered from the literature review is: what is the present state of knowledge regarding the topic under consideration? How are the studies related to the one being proposed? What is the quality of the studies reviewed? And how will the proposed study contribute to the existing literature? तो बेसिकली हमें कुछ रिसर्च पेपर्स को स्टडी करने चाहिए पार्टिकुलर टॉपिक में। स्टडी करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, अभी तक इस टॉपिक में जो स्टडी हुआ है उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, एंड वो जो स्टडी हो चुके हैं उसका अब जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसमें क्या जो है आपके गैपिंग्स रह गए थे उसको हम प्रपोज कर रहे हैं, और जो क्वालिटी है वो किस तरह से रिव्यू किया गया है, और फिर जब हम जो स्टडी करेंगे वो किस तरह से ये जो गैप है उसको वो फील कर पाएगा। Then the methodology part, basically after literature review we should write the methodology. It should demonstrate that you are aware of the research methods used to study this topic, to justify the research methods and approach you have taken on your study, and third is to explain and justify the methods of data collection and analysis. So methodology में हमें जो भी हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट्स से हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एंड उसको हमें जो भी हम डाटा लेते हैं उसको भी, डाटा कलेक्शंस को भी हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और एनालिसिस हम कैसे करेंगे वो हमें यहाँ पर बताना पड़ता है। देन द रिजल्ट एंड डिस्कशंस, तो हम जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किए हैं उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या क्या आया वो यहाँ पे प्रेजेंट करना है। To present the findings of your research in an orderly manner using heading planned in your methodology or headings arising from patterns found in the research. Then रिजल्ट जब हमारा आ जाता है तो उसके बाद हमें उसको डिस्कशन जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले जो हमारा गैप था लिटरेचर रिव्यू में उसको हमने फुलफिल किया, और जो हमने फाइंडिंग्स किया वो कितने जो है अभी इफेक्टिव रहेगा लेटेस्ट करंट सिचुएशंस में, सिनारियोज में। so your understanding of what your data suggest, रिजल्ट जो आया तो उसको हमारा जो फाइंडिंग्स हुआ वो कैसे हमारे फ्यूचर में वर्क करेगा, कैसे इफेक्टिव रहेगा। Then the conclusion part, the result and discussion should be the focus of this part. To sum up your findings and highlight the significance of the outcomes of your study, to outline any implication or recommendations indicated by the findings. Basically the conclusion part is very important, एंड यहाँ पे हम क्या है सम अप करते हैं, और जो भी रिजल्ट आया है उसका ये सिग्निफिकेंस हम यहाँ पर देते हैं कि ये जो है दिस इज़ द एग्जैक्ट फाइंडिंग्स ऑफ आवर रिसर्च, और इसका फर्दर फ्यूचर रिकमेंडेशंस भी हम करते हैं कि इस पर हम और किस तरह से इसको और इफेक्टिव कर सकते हैं। आफ्टर राइटिंग ऑल द पार्ट्स, नाउ वी हैव टू गिव द रेफरेंसेस, to list alphabetically all the reference materials that have been cited in the text of the report. Referencing your paper, references need to contain all work cited in the text. References should consistently follow one recognizable system. तो जितने भी रिसर्च पेपर्स को हमने यहाँ पे साइट किया है, जो भी फार्मूलेज हमने लिए हैं, तो सभी को हमें एक रेफरेंसेस के थ्रू और रिप्रेजेंट करना है कि हमने जो कंटेंट्स लिए हैं वो इसी रिसर्च पेपर से लिए हैं, तो उसे हमें प्रॉपरली यहाँ पर लिखना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास मेंडली सॉफ्टवेयर हैं, एंड नोट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसको हेल्प हम ले सकते हैं। अलग अलग जर्नल्स में अलग अलग तरीके से रेफरेंसेस लिखने के लिए बताया जाता है, तो हमें उसके टेम्पलेट्स देखने चाहिए, और अकॉर्डिंगली जैसा कि हमने बताया एंड नोट या मेंडली सॉफ्टवेयर्स में हम उसे उस तरह से हम प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं, और उसको फिर हम पेपर में लिख सकते हैं। तो इसलिए जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो ये हमारा एक बहुत ही कंसर्न होता है कि प्लेगरिज्म कैसे रिमूव किया जाए। जब हम रिसर्च पेपर लिख देते हैं
तो उसके बाद जब हम प्लेगरिज्म चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि 50% प्लेगरिज्म आ रहा है, मोर देन 60% आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्लेगरिज्म को रिमूव करना पड़ता है। तो बेसिकली इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें जो रिसर्च पेपर है उसे अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। और जहाँ पर भी हमने दूसरे पेपर से लिए हैं कंटेंट्स, तो उसको हमें प्रॉपरली साइट करना है, रेफरेंसेस देने हैं। जब हम उसे प्रॉपरली साइट कर देंगे तो जो वर्क हो जाएगा वो ओरिजिनल हो जाएगा, उसको हम प्लेगरिज्म नहीं कहते हैं। Some of the important tools which will help you during the research paper writing, these are the SCI hub। जब भी हम बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देखते हैं, हमें रिक्वायरमेंट होता है, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स डाउनलोड नहीं हो पाते, तो उसके लिए एक SCI हब करके वेबसाइट है, उसमें आप जा करके जब हम पेपर्स के DOI लिखते हैं वहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है पेपर डाउनलोड हो जाता है। पैराफ्राइजिंग वेबसाइट, वर्ड्स को जो है हमें पैराफ्राइज करने की ज़रूरत पड़ती है, कंटेंट्स को अपने वर्ड में लिखने के लिए, अपने तरीके से लिखने के लिए, ताकि प्लेगरिज्म रिमूव हो जाए। ग्रामर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी आप फॉरेन जर्नल्स में देते हैं तो वहाँ पर आपके ग्रामर्स को चेक किया जाता है, इसलिए आप ग्रामरली वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिले और आपका पेपर अच्छा बन सके। रेफरेंसेस टूल्स लाइक एंडनोट एंड मेंडली, इसके हेल्प से हम जो है रेफरेंसेस जितने भी तरह से IEEE फॉर्मेट हो या सिंपल हार्वर्ड फॉर्मेट हो, तो अलग अलग फॉर्मेट में हम आसानी से उसको, वैंकोवर्स फॉर्मेट हो तो अब आसानी से हम उसमें लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट थ्रू आउट द लेक्चर्स।